हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट किसका, रियलिटी ऑफ अजीत डोवल। और अगर पहला पार्ट नहीं देखा डेफिनेटली देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी उनकी हिस्ट्री बताई जा रही है, क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, क्या क्या किया था उन्होंने, सब पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 7 साल रहे थे, जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई बन के इंटेल भी निकाले। जैसे पाकिस्तान के कहूटा की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो उस एरिया में ये बेगर बन के घूमते थे। जो हमारी RNAW वाली वीडियो थी जिसमें हमने बार्बर शॉप से बाल उठा के इंडिया भेजने वाला इंसिडेंट बताया, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट लैब में जो अपना बंदा प्लांट कर दिया था जो पैसे मांग रहा था, तो इन सारे इंसिडेंट में अजीत डोवाल भी इन्वॉल्व थे RNAW के साथ। जितने टाइम अजीत डोवाल पाकिस्तान में रहे, बहुत सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प हुई। और इस पूरे टाइम जब ये पाकिस्तान में रहे तो ये 2 बार पकड़े भी गए थे। एक बार ये इस्लामाबाद की फेमस औलिया की जो मजार थी वहां जा रहे थे, तो एक आदमी ने रोक के इनके कान की पियर्सिंग को लेके पूछा था। दूसरा, लाहौर में कवाली सुनते टाइम एक आदमी ने इनको बोला था कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। तो ये 2 इंसिडेंट, और बाकी टाइम ये बैक टू बैक अपने इंटेल प्रोवाइड करते थे। अब इसके बाद चल रही थी भिंडर वाले इंसिडेंट को लेके, ऑपरेशन वो भी सुनी भी है। जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल का नुकसान हुआ था, इसको लेके सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गवर्नमेंट बैकफुट पे थी, इंदिरा गांधी जी की जान जा चुकी थी। और इससे पहले की गवर्नमेंट को समझ पाती, कुछ ही टाइम बाद ईयर 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था कि मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुंच गए थे, ठीक वैसे ही दोबारा ईयर 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडर वाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, बब्बर खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए थे। और इस बार मिलिटेंट्स को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुस के ऑपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था उसको लेके उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस टाइम पे राजीव गांधी PM थे, वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट्स टेम्पल के अंदर घुस गए, इनको कैसे भी करके निकालना है, सिचुएशन को कंट्रोल में करना है, लेकिन कोई भी गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही कोई अटैक करेगा। तो इधर ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसी टाइम पे अजीत डोवाल जो थे वो पाकिस्तान में थे, और वो सारे इंटेल जो पंजाब से रिलेटेड थे वो बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसीज लगी हुई थी उनको भेज रहे थे। तो फिर जब ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इन लोगों को निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, तो अजीत डोवाल को वापस बुलाया जाता है। और जो पूरा ऑपरेशन था, इसका हेड KPS गिल और अजीत डोवाल को बनाया जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो CRPF थी उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन ले रखी थी, लेकिन आगे करना क्या है ये किसी को नहीं पता था। तो अब अजीत डोवाल क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेम्पल के पास में जाके वो सारी लेते रहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद अजीत डोवाल डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है, ये जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर जाए बिना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से ही रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहां का लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की ISI ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए। कई सारी चीजों पे मल्टीपल बात करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से ही हैं। और अंदर जाने के बाद वो मिलिटेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन पे ऑफिसर्स खड़े हैं और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल जब उनको पता चल रही थी मिलिटेंट्स को, तो वो बहुत खुश होते हैं कि इसी बहाने उनको गोल्डन टेम्पल के बाहर की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें करके अजीत डोवाल जो थे वो गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। और मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनको लगता था कि ये जो आदमी है यानी कि अजीत डोवाल, ये बाहर की इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहा है, जिससे उनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन और अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोवाल ने जब सारी पोजीशंस और डिटेल्स अंदर की इकट्ठी कर ली, उसके बाद वो NSG कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं। और सेम डे रात में ही IL-76 प्लेन से NSG कमांडो को बुला लिया जाता है और पुलिस की वर्दी में बुलाया जाता है। और जो CRPF पहले से खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह NSG कमांडो आ जाते हैं। अब इसके बाद अजीत डोवाल NSG की जो टीम थी उनको बता दें कि अंदर मिलिटेंट किस लोकेशन पे हैं, कितने हैं, कौन उनमें से लीडर है, प्लान क्या है, सारी चीजें समझा देते हैं। और इसके साथ साथ अजीत डोवाल एक चीज और करते हैं कि अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो वो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इसको काट देते हैं। और प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने के बहाने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बना के मार दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है वहीं पे स्नाइपर उसको गोली मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत थी और बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, इनफैक्ट उनका जो लीडर था उसको भी मार दिया गया था, तो अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनका जो मोराल था वो टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोवाल जो थे वो अंदर भी जा रहे
रहे थे और बाहर भी आ रहे थे, अरे अंदर वाह। जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा, बाकी सरेंडर करने के बाद हम आगे का भी नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल इन सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और फिर 18 मई को सारे जो मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर कर देते हैं। बिना हथियार के इतने लोगों को सरेंडर करवाना ये कोई आसान नहीं था, और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता अंदर जब जा रहे थे अजीत डोभाल, तो उनकी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है। तो ये जो ऑपरेशन था, इसको खत्म होने के बाद अजीत डोभाल जो थे वो ईयर 1992 में लंदन की एम्बेसी में भेज दिया जाता उनको, और कई सालों तक अजीत डोभाल वहीं पे रहकर अलग अलग ऑपरेशन में हेल्प करते हैं इंडिया की। और इधर खालिस्तानी में बैठे होंगे ना। 1998 में इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, और इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइन का प्लेन IC-814 नेपाल अच्छा। एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। करीब 170 से 180 पैसेंजर थे, और जैसे ही ये प्लेन इंडियन एयर स्पेस में पहुंचता है तो एक आतंकी ग्रुप था हरकत उल मुजाहिदीन, इसके 5 पाकिस्तानी आतंकी एयरप्लेन को हाईजैक देखो, कर लेते हैं। पाकिस्तानी। अब हाईजैक करने के बाद एग्जैक्टली कहां ले जाना था ये तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लियर नहीं था, लेकिन ये जो प्लेन का पायलट था इसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन पायलट जो था वो कहता है कि इतना फ्यूल ही नहीं है। तो ये लोग थोड़ी देर तक डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि पहले इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करा के फ्यूल भरवा लिया जाएगा, उसके बाद जाया जाता है, क्योंकि पैसेंजर तो इन्हीं के पास में थे, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी। तो एज पर प्लान ये लोग अमृतसर में प्लेन को उतार देते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगने लगता है और इनको शक भी होता है कि इंडियन गवर्नमेंट शायद कुछ प्लान कर रही है। फिर अमृतसर से ये प्लेन उड़ा के पाकिस्तान में लैंड करवाते हैं, फिर वहां की गवर्नमेंट जब नहीं मानती है तो दुबई में लैंड करवाते हैं, फिर वहां से रिफ्यूल करवा के 25 दिसंबर 1999 को अफगानिस्तान के कांधार में उतार देते हैं। अब इंडिया को जब इसके बारे में पता चलता है तो इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर जो कि इस्लामाबाद में पोस्टेड थे, AR घनश्याम, इंडियन गवर्नमेंट इनको कांधार में भेज के वहां की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इस हाईजैक की डिटेल्स पता लगाने को कहती है कि प्लेन कहां पे लैंड है, इनकी डिमांड क्या है, ये सारी चीजें पता करने को कहती है। और ये जो आतंकी थे ये AR घनश्याम से बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को बोल दो कि एक टीम बना के हमारे पास भेजें जिससे हम अपनी डिमांड जो है वो सारी चीजें डिस्कस कर सके। तो ये AR घनश्याम जब ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बिना टाइम गवाए 7 नेगोशिएटर मेंबर की एक टीम बना के, अक्षय कुमार की मूवी तो नहीं थी एक, मैंने देखी थी कोई। अजीत डोभाल को रखा जाता है। एक तो ये रीजन था कि ईयर 1971 से लेके 1999 के बीच में 15 से ज्यादा हाईजैकिंग में जो नेगोशिएटर का काम था वो अजीत डोभाल ने किया था। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट को इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था कि सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से संभाल लेंगे। अब ये टीम कांधार पहुंचती है और अजीत डोभाल नेगोशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। आतंकी बार बार अपनी डिमांड चेंज कर रहे थे, तो पहले तो अजीत डोभाल कहते हैं कि आप एक डिमांड पर टिके रहिए वरना ऐसे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो इसके बाद आतंकी एक पेपर पे लिख के अपनी सारी डिमांड प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। उस पेपर के ऊपर लिखा था कि इंडिया की जेल में जो उनके 36 आतंकी हैं उनको छोड़ दिया जाए, साथ में $200 मिलियन भी दिया जाए। अब शुरू में तो मना कर दिया जाता है कि डिमांड नहीं पूरी करी जाएगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इंडिया के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था। पैसेंजर्स की जो फैमिली थी और मीडिया जो था वो चारों तरफ से गवर्नमेंट को घेर रही थी। ऊपर से अगर गवर्नमेंट कुछ प्लान भी करती किसी ऑपरेशन को लेके तो पाकिस्तान का एयर स्पेस को यूज करके वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता, और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को भरोसा नहीं था। अफगानिस्तान के भी लोग मिले हुए थे, तो कुछ भी अगर ये प्लान करते तो सारी की सारी अफगानिस्तान के भी मिले हुए के पास पहुंच जाती। और अगर उसके बाद भी अगर ऑपरेशन कुछ प्लान करते उनको हटाने का, तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस था कि पूरे के पूरे प्लेन को ही उड़ा देते और सारे के सारे पैसेंजर थे उनकी जान चली जाती। तो ऑपरेशन करने की तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो जैसे तैसे करके अजीत डोभाल इनसे मल्टीपल डिस्कशन करते हैं और इनको एग्री करवा लेते हैं कि 36 तो नहीं लेकिन 3 आतंकी को छोड़ दिया जाएगा। और आतंकी जो था इनसे बात करने के बाद मान भी जाते हैं। तो फिर इसके बाद अजीत डोभाल तीनों आतंकियों को देख के पैसेंजर छुड़वा तो लेते हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब इस इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल ने ऐसे इंसिडेंट से तीनों को खत्म किया कि नहीं? नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए, जिसमें से मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस JTFI ये सब बनाना स्टार्ट किया। अब ये सारी चीजें चल तो रही थी, लेकिन ईयर 1998 में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी ये डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे कि अजीत डोभाल बीजेपी के होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत क्लोज हैं, और उस टाइम पे LK आडवाणी जी ने अजीत डोभाल की रिपोर्टिंग डायरेक्टली अपने पास कर ली थी। और ये क्लोजनेस देख के बाकी जो सीनियर ऑफिसर थे और ऑपोजिशन लीडर जो थे वो अजीत डोभाल से इतना ज्यादा खुश नहीं थे। इनफैक्ट इसी टाइम पे RNAW के चीफ का सिलेक्शन होना था, जिसके लिए अजीत डोभाल से ज्यादा एक्सपीरियंस और सीनियर ऑफिसर जो थे वो लाइन में थे, लेकिन उसके बाद भी
आरएनएडब्ल्यू की चीफ की पोजीशन के लिए अजीत ये डोभाल कहाँ को बोलता है सबसे यार? आगे रिकमेंड किया गया था। सीनियरिटी का क्या मतलब है? तय था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा, इनके रिकमेंडेशन की वजह से इस चीज को रोक दिया जाता है और अजीत डोभाल नहीं बन पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं था, इस टाइम पे एक दो चीजें और ऐसी होती है जिसकी वजह से कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था अजीत डोभाल से, और इसका नुकसान आगे चल के अजीत डोभाल को होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि कश्मीर में दो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसी टाइम पे कांग्रेस भी अपनी प्रेजेंस जो थी वो कश्मीर के अंदर चाहती थी, ताकि कश्मीर से वो एकदम अलग ना हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कांग्रेस का कश्मीर में जीतना बहुत ही मुश्किल था। तो कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपनी तरफ कर लिया, कांग्रेस की स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट भी बना दिया और फिर आगे चल के कैबिनेट मिनिस्टर की भी पोजीशन दी। और साथ में आगे चल के अगर कांग्रेस जीतती है तो कश्मीर का सीएम बनाने का भी वादा किया मुफ्ती से। तो इन सब चीजों की वजह से जो मुफ्ती थे वो कांग्रेस में आ गए थे और इनकी जो पार्टी थी वो भी कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। कांग्रेस ने मुफ्ती को काम दिया था कि कैसे भी करके कश्मीर में कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कांग्रेस पावर में आएगी तभी उनको सीएम बनाया जाएगा। और मुफ्ती जो थे वो कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम अपना शुरू कर देते हैं कश्मीर के अंदर। अभी बातें तो हो गई थी कि ये कांग्रेस जीतेगी फिर ये सीएम बनेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा था। तो इसी बीच में कांग्रेस क्या करती है कि कश्मीर में अपनी प्रेजेंस के लिए शेख अब्दुल्ला से हाथ मिला लेती है और इलेक्शन लड़ने लगती है उसके साथ मिलकर। तो इस चीज से मुफ्ती बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो अजीत डोभाल को मल्टीपल टाइम कश्मीर में भेजा जाता है। अजीत डोभाल ने मुफ्ती से मल्टीपल मीटिंग की और मुफ्ती से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी अजीत डोभाल की। इनकी दोस्ती के थोड़े टाइम बाद ही मुफ्ती जो थे वो कांग्रेस के लॉन्ग टर्म विजन पे लात मार के कांग्रेस को छोड़ देते हैं और जन मोर्चा ज्वाइन कर लेते हैं। और जन मोर्चा से इन्हें कैबिनेट की पोजीशन भी ऑफर हो जाती है। और फिर आगे चल के मुफ्ती यहाँ से भी हटके पीडीपी भी बना देते हैं, जिससे कश्मीर की पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से अजीत डोभाल से कांग्रेस खुश नहीं थी। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईबी एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ आरएनडब्ल्यू ने अपनी बुक में भी ये चीज मेंशन की है कि अजीत डोभाल ही इन सब के पीछे थे और इन्होंने ही पीडीपी पार्टी बनवाई कश्मीर के अंदर। Ajit gradually drifted away to the other side, to Mufti Saab. Then the story, as one of the stories attributed to him, is that he played a role in creating the PDP. तो इधर कश्मीर में सारी चीज चल रही थी, दूसरी तरफ आईबी का नया डायरेक्टर बनाया जाना था, क्योंकि जो पहले था उसका टेन्योर खत्म हो रहा था। और अजीत डोभाल का आईबी का नया डायरेक्टर बनना तय था, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से फिर कांग्रेस को लफड़े कर दिए क्या? लेकिन होता क्या है कि 31 जुलाई 2004 को कांग्रेस की सरकार बन जाती है। वही तो, कांग्रेस तो हर काम में दादागिरी। अजीत डोभाल को आईबी का नया डायरेक्टर तो बनाना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने जो 2 साल का टेन्योर होता था उसको कम करके 8 महीने का कर दिया। दादागिरी देखो। उसके बाद आगे चल के 2005 में अजीत डोभाल जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और अजीत डोभाल जी के जाने के बाद जो नया आईबी डायरेक्टर बनाया गया ESL नरसिम्हन, उनका जो टेन्योर था वो पूरा 2 साल का ही रखा गया, उनका नहीं किया गया। क्या घटिया एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर लगे कि जानबूझ के कांग्रेस ने अजीत डोभाल का टेन्योर 2 साल से कम करके 8 महीने का कर दिया था। लेकिन अजीत डोभाल जो थे वो देश के बाहर तो दिमाग लगा ही रहे थे, देश के अंदर भी उससे ज्यादा दिमाग लगा रहे थे। और फिर आगे चल के कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो दोबारा पावर में आए। तो देखिए, अजीत डोभाल रिटायर तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इनके पास जो इतने सालों का एक्सपीरियंस और स्किल्स थी उसका यूज करके अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब जिस ईयर ये रिटायर हुए थे, सेम ईयर 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख की शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से 9 जुलाई को मक्का में होनी थी और उसका जो रिसेप्शन कुछ मुझे याद है, दुबई के ग्रैंड हयात में रखा गया था। कुछ याद आ रहा है मुझे, न्यूज़ पता चल जाती है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में दाऊद इब्राहिम आने वाला है। ये ऐसा मौका था कि जहां पे दाऊद की लोकेशन कंफर्म थी, लेकिन फिर भी इस जगह पे दाऊद को पकड़ने के लिए अगर कोई ऑपरेशन किया जाए तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और फेल होने पे इंडिया की जो इमेज थी उस पर बहुत बड़ा डेंट लगता, इसलिए इंडिया किसी भी तरीके से कमांडो ऑपरेशन से बच रही थी। अब यहाँ से अजीत डोभाल एक प्लान बनाते हैं। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन को रीच किया। छोटा राजन जो था वो पहले दाऊद इब्राहिम के ही गैंग का मेंबर था, लेकिन फिर इनमें लड़ाई हो जाती है। इनफैक्ट एक बार दाऊद इब्राहिम ने बैंकॉक में छोटा राजन पर अटैक करवाया था। तो ये सारी चीजें जो थी वो अजीत डोभाल को पता थी, तो वो छोटा राजन को अपने नेटवर्क का यूज करके रीच करते हैं और छोटा राजन को कन्विंस कर लेते हैं कि यहाँ पे साथ में मिलकर दाऊद इब्राहिम को मारा जा सकता है। छोटा राजन जो था वो मान जाता है इस चीज के लिए और बॉर्डर पार करवा के अपने गैंग के 2 शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को इंडिया भेजता है। इस ऑपरेशन के लिए अजीत डोभाल जो है वो इनकी ट्रेनिंग इंडिया की एक सीक्रेट लोकेशन पे करवाना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम बहुत ही कम था इस पूरे ऑपरेशन के लिए, लेकिन बहुत ही कम सक्सेस नहीं मिलना ना, कुछ पंगा होएगा भी, कांग्रेस करेगा कुछ। दुबई की टिकट वगैरह सब अरेंज करा दिए गए थे। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। मुंबई पुलिस जो थी ये शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रही है और मुंबई पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर को अजीत डोभाल के इस
ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही इस पर्टिकुलर चीज इन दोनों शूटरों के बारे में मुंबई पुलिस को बताया था ताकि इस चीज से निपटा जा सके। तो होता क्या है कि ये जो शूटर्स थे, दुबई भेजने से पहले अजीत डोभाल दिल्ली के एक होटल में इन शूटर्स को फाइनल ब्रीफ दे रहे थे कि जो वहां पे होटल होगा उसका लेआउट क्या है, बिल्डिंग कैसी होगी, कैसे एंटर करना है, मारना कैसे है दाऊद को, ये सारी चीजें समझा रहे थे। तो अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा राजन के इन शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डेप्यूटी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवानकर सेम होटल में पहुंच जाती हैं और कहते हैं कि विकी और फरीद यहाँ पे नेताओं को मारने आए हैं, ये तो पहले से वांटेड हैं, इसलिए इनको हमें अरेस्ट करना होगा। अब यहाँ से अजीत डोभाल और इन लोगों में बहुत बहसा-बहसी भी शुरू हो जाती है। अजीत डोभाल बहुत समझाने की कोशिश करते हैं इन्हें, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। अजीत डोभाल उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑफिशियल पोजीशन में नहीं थे तो उनकी और नहीं चल पा रही थी। तो ये लोग इन शूटरों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अजीत डोभाल के हाथ से जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दाऊद को मारने की वो छूट जाती है। अजीत डोभाल ने अपने सीनियर्स को फोन करके इसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक ये लोग गिरफ्तार हो चुके थे और न्यूज वगैरह में सारी बात आ गई थी। अजीत डोभाल इतना गुस्सा हो गए थे जब ये लोग शूटरों को पकड़ के ले जा रहे थे, उन्होंने आईपीएस मीरा बोरवानकर से कहा कि आई विल टीच यू अ लेसन। दाऊद इब्राहिम शुरू से ही अजीत डोभाल की हिट लिस्ट में रहे, उन्होंने अपने पूरे करियर में मल्टीपल टाइम ट्राई किया दाऊद को पकड़ने का और आज की डेट में भी वो चाहते हैं कि इसको कैसे भी पकड़ दे। हालांकि अजीत डोभाल के जो क्रिटिक्स है उनका ये मानना है कि डोभाल जो है वो दाऊद इब्राहिम को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सके, इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देके अपना नाम बना सके। अब अजीत डोभाल की इस पर्टिकुलर टाइम पे तो पावर बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने अपने और ऑप्शन जो है वो भी एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए और ऐसे एक्सप्लोर किए कि इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स बदल के रख दी और तब से लेके आज तक ये पावरलेस नहीं हुए, अभी तक ही पावर में। तो होता क्या है कि इस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद ही ईयर 2008 में गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी सीएम थे और मोदी जी ने अजीत डोभाल को गुजरात में इन्वाइट किया कि यहाँ पे आके आप एक यूनिवर्सिटी खोलो इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस साइंस से रिलेटेड, जिसमें ये सारे कोर्सेज भी हो। अजीत डोभाल गुजरात पहुंच जाते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के, जिसमें से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर ये खुद थे, तो ये सारी चीजें बना के अजीत डोभाल जो है वो रक्षा शक्ति नाम से एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं गुजरात में। और फिर इसके एक साल बाद ईयर 2009 में अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे से मिलते हैं। एकनाथ जो थे वो उस टाइम पे तमिलनाडु के अंदर विवेकानंदा केंद्र नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को प्रमोट करती है, वो चलाते थे। तो अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन वीआईएफ खोलते हैं। इस थिंक टैंक का ऑब्जेक्टिव था नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल अफेयर जैसी चीजों पे रिसर्च और एनालिसिस करके इंडिया को और स्ट्रॉन्ग और सिक्योर करा। और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी ये सेमिनार वगैरह करते थे। कई सेमिनार में तो इन्होंने कांग्रेस के मुद्दों पे भी सपोर्ट दिखाया, जैसे देवयानी खोबरागाड़े इंसिडेंट था, बांग्लादेश लैंड इशू था, इस पे भी सेमिनार किए इन्होंने। अब ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी इसकी एक और विंग थी इंडिया फाउंडेशन नाम से। इसमें यंग लोग ज्यादा थे, जैसे राम महादेव, निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु। तो सेम ईयर यानी कि 2009 में अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल जो सऊदी और यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, ये इंडिया वापस आके इस इंडिया फाउंडेशन, ये जो थिंक टैंक बनाया था इन्होंने, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब अभी तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन पूरे इंडिया के अंदर न्यूज में आता है ईयर 2011 में। विवेकानंदा फाउंडेशन क्या करती है कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट का नाम था इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवन। अभी जो रिपोर्ट थी इन्होंने कांग्रेस को सबमिट नहीं की, बल्कि इनके ऑपोजिशन, उस समय बीजेपी ऑपोजिशन में थी, इनको सबमिट करते हैं। और फिर ये सबमिट करने के बाद ये लोग इससे रिलेटेड 2 सेमिनार करते हैं, जिसमें बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सुब्रमण्यम स्वामी सब पहुंचते हैं। तो अभी भले सिचुएशन चेंज हो गई हो, लेकिन उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे ये सब अजीत डोभाल के साथ में मिलकर सेमिनार करते थे। तो इसके बाद देश भर में ब्लैक मनी और करप्शन को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी ये उनके लिए एक सरदर्द बन गई थी। तो कांग्रेस ने आईबी के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विलांस पे डाल दिया था और इस पर नजर रखती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका कोई असर नहीं होता है। फिर अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल सब इसी करप्शन को लेके अनशन पे बैठ जाते हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ये बंदा तो खुद ही करप्ट हो गया, पैसे ने से पागल कर दिया, लालच आ गया ना। नहीं तो देश का सुधार कर सकता था, बंदा गलत रास्ते पे चल गया। इसके बारे में हर किसी को ऑलरेडी पता ही है। ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाता है कि आगे चल के कांग्रेस की सरकार भी गिर जाती है और फिर बीजेपी पावर में आती है। और बीजेपी जब पावर में आती है तो नेशनल सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी पोस्ट है एनएसए की, वो मिलती है अजीत डोभाल को। अब करेक्ट पोस्ट मिली ना। फाउंडेशन से रिलेटेड लोग थे जैसे निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु, इन सबको इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती है। अजीत डोभाल को एनएसए बनाया गया था तो उस पर बहुत हल्ला भी हुआ था, क्योंकि एमके नारायण का अगर एक्सेप्शन छोड़ दे तो जितने भी एनएसए बने हैं वो आईएफएस डोमेन से ही रहे हैं,
लेकिन इसको Yes. साइड में करके भी अजीत डोभाल को एनएसए बनाया जाता है। ठीक है। और जैसे ही अजीत डोभाल एनएसए बनते हैं तुरंत जून 2014 में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आ जाता है इनके सामने। इराक में 46 इंडियन नर्सेस फंस गई थी। अजीत डोभाल इराक में पहुंच जाते हैं। इसकी भी मूवी बनी हुई है। सलमान खान था शायद डिजाइन उसमें। करते हैं। इनफैक्ट सलमान खान था कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट पता एयर नहीं, याद स्ट्राइक, नहीं। यहाँ तक कि जो अभी आर्टिकल 370 तक है, हर ऑपरेशन में 2014 से लेकर अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं अजीत डोभाल खुद प्लान करते हैं हर एक चीज। इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, अजीत डोभाल की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अजीत डोभाल के एनएसए बनने से एकदम नई अप्रोच आई। जनरली कोई भी कंट्री होती है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेनली 3 स्ट्रेटेजी में से कोई एक फॉलो करती है, डिफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंसिव या फिर ऑफेंसिव। इंडिया ने मोस्टली इंडिपेंडेंस के बाद से डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई। Offensive होनी चाहिए हमारी। इंटेलिजेंस सब एक्टिव होते हुए भी बस अपने जब हम offensive समझो हम उसको रोकते टॉप हैं। में आ गए। अजीत डोभाल ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा सा शिफ्ट किया। इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी जो होती है अब offensive करो धीरे-धीरे। रिजल्ट पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे निकले, अटैक कम हुए। लेकिन ईयर 1998 से अभी तक जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से अजीत डोभाल के रिश्ते जो है वो कांग्रेस से बहुत खराब हुए और अच्छा, टाइम टू टाइम होना ही चाहिए। अजीत डोभाल के ऊपर और इनकी फैमिली के ऊपर एलिगेशन भी लगते रहे। तो इंडिया के बाहर दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ अजीत डोभाल को अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर लगे एलिगेशन से भी लड़ना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अजीत डोभाल के जो बेटे थे शौर्य डोभाल, वापस आके इन्होंने इंडियन फाउंडेशन, इससे आके ये जुड़ गए थे। लेकिन साइड में ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी चलाते थे जिसका नाम टॉर्च इन्वेस्टमेंट था। इसको पहले जीज कैप भी बोलते थे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है। लेकिन इसको लेके भी दिक्कत खड़ी हो गई थी। ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी इसमें एक पाकिस्तानी जिसका नाम सैयद अली अब्बास था वो को फाउंडर था इस कंपनी का। तो कांग्रेस ने इस पे कहा कि एक तरफ देश का एनएसए अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पे है, दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहा है। तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है ये। और बात यहाँ भी नहीं खत्म होती है। ये जो इंडिया फाउंडेशन थी ये टाइम टू टाइम सेमिनार करती थी और इसके जो स्पॉन्सर थे वो फॉरेन कंट्रीज की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज थी, जैसे बोइंग, इजराइल की मगल सिक्योरिटी सिस्टम लिमिटेड। तो इसको लेके भी अजीत डोभाल इनके बेटे को घेरा गया कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनियां इनको क्यों स्पॉन्सर करेंगी, बिना किसी फायदे के तो ये करेंगी नहीं। तो इसका लिंक भी अजीत डोभाल और इनके बेटे से जोड़ा गया कि इन कंपनीज को फेवर किया जा रहा है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है। अब यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अजीत डोभाल की असली दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब कांग्रेस के जयराम नरेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अजीत डोभाल के दूसरे बेटे विवेक डोभाल ने जिस दिन नोटबंदी हुई उसके 13 दिन बाद केमैन आइलैंड, जहां टैक्स की कोई रोक टोक नहीं होती, वहां जाके GNY एशिया हेज फंड स्टार्ट कर दिया। और इसका जो लिंक है वो पूरी तरीके से नोटबंदी से एस्टेब्लिश कर दिया। और ये जो सारी चीजें हैं ये कैरावेन मैगजीन में भी छपी। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो अजीत डोभाल ने जयराम नरेश और कैरावेन मैगजीन के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस कर दिया। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कांग्रेस के जयराम रमेश को अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगनी पड़ती है और विवेक डोभाल रिटर्न में भी माफी लेते हैं। ये तो उस कुछ भी माफी नहीं की है। कॉपी है। तो देखिए अजीत डोभाल की जो लाइफ है वो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। और चाहे देश के बाहर लड़ना हो या अंदर लड़ना हो और 3 बार एनएसए बन के पावर अपने हाथ में रखना हो, इनको कैबिनेट मिनिस्टर तक की रैंक दी गई है। और यही रीजन है कि इनको देश के अंदर लोग असली चाणक्य कहते हैं, क्योंकि पहले हम तो जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। इतनी पावर रही, इतने बड़े बड़े लोग Actual real James Bond। लेकिन पावर इनके हाथ से कोई खींच नहीं पाया। और जब गवर्नमेंट तक इनके हिसाब से नहीं रही तो वो गवर्नमेंट ही पावर में नहीं रही। मैं तो ये देख रही हूँ कि कांग्रेस ने कितना गंद मचाया हुआ था। एक अच्छा सच्चा इंसान जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, उसकी भी कदर नहीं जानी। कांग्रेस को अपनी पावर बस चाहिए, पावर देश को उससे पावर, फर्क उसको नहीं कोई देश से नहीं है। मैं किसी अपनी भी पावर। तरह उसमें देश का कितना भी बेड़ा गर्क हो जाए पर पावर में आना है। अभी भी तो इलेक्शंस में इतना बिल्कुल। कुकर्म करके उनको बेड़ा पावर गर्क से कर मतलब दिया है कि देश हम का। पावर में आए, हम रूल करें, फर्क नहीं पड़ता देश का क्या होता है। क्या होता है। और अजीत डोभाल ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि मैं देश के लिए हूँ। हाँ, और उस रिटायरमेंट के बाद भी हाँ। काम करते रहे टू हेल्प द कंट्री। हाँ, और वो दाऊद को वो मारने Almost के लिए पकड़ने करने वाले के लिए कर रहे हैं, उसमें भी अड़ंगे डाल दिए। नहीं तो अगर उस टाइम मैं कह रही हूँ बीजेपी होती या कुछ होता तो वो आज मरा पड़ा होता। बिल्कुल। क्योंकि अगर पुलिस वाले ने आके वो वहां पे उनको पकड़ने की कोशिश, को हायर अथॉरिटी उनको उसी टाइम रोकती यार, इतना बड़ा ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल हो जाना चाहिए मगर अभी था। देखिए जितनी भी फुटेज आती है दाऊद की, यंग फोटो ही हाँ, आती है, किसी को भी नहीं पता वो क्या आज तक है, किसी को नहीं कितना पता वो देखो कहाँ है। बंद कहाँ पकड़ा जाता, खत्म हो ये जाता। उस बंदे की विक्ट्री है। हाँ। कि आज तक किसी के पास भी फोटो और नहीं है हमारे उसकी। देश के लिए एक शर्मनाक बात है Correct। कि जो आदमी कर सकता था इतना उसने मेहनत की, जबकि वो उस टाइम पोजीशन पे भी नहीं था, वो फिर भी देश के हित में काम कर रहा था। देश के ऑफिशियल जो बैठे हुए थे उन्होंने ही देश का भंटाधार कर दिया गलत चीजें करके। मतलब वो दाऊद जो है
वो पुलिस वालों को और इनको भी पता नहीं किन किन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, और अब करता था और कर भी रहा होगा, जिसकी वजह से वो दोनों को पकड़ लिया जिन्होंने इसको पकड़ मारना था, खत्म करना था इसको ही। कमाल है यार। पर व्हाट अ मैन भैया, अजीत डोवल, व्हाट अ मैन। मैं तो कहती हूँ जेम्स बॉन्ड। मैं तो जब सुनती हूँ मैं तो अमेज्ड होती हूँ ऐसे। और इतना सुन के अच्छा लगा कि जब मोदी जी के साथ ये मिले, मोदी जी ने बोला गुजरात में ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी या स्कूल खोलो। डिफरेंस देखो, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, फिर भी अपनी जनता समझती नहीं। पता नहीं क्या मोटी बुद्धि लोग हैं हमारे देश में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।